क्या पढ़ा था लास्ट? फूड ट्रांसपोर्ट ना, ठीक है। ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपीरेशन लिखो। ट्रांसपिरेशन में बायोटेक की क्लास है, ये खत्म होने के बाद लेंगे, वो हरीश सर लेंगे। रीजन है कि वो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है, उसमें कुछ टॉपिक्स है, जैसे मैंने आप देखा था ट्रांसजेनिक मॉलिक्यूलर मार्कर थे, वो क्या प्रॉपर प्लांट ब्रीडिंग वाले ही पढ़ा सकते हैं उसको, तो सर ही लेंगे, हरीश सर ही लेंगे बायोटेक की क्लास। अभी मैं उनसे बात भी करूंगा, क्योंकि उसका सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है जो बायो से रिलेटेड है, बाकी सब ब्रीडिंग के हैं उसमें। आप जब सिलेबस देखोगे तो उसमें ऐसा लिखा है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, नॉट बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के दो पार्ट होते हैं, प्लांट और एनिमल बेस्ड। तो हम लोगों की जो है एनिमल बेस्ड है, लेकिन वहां प्रॉपर चाहिए प्लांट बायोटेक। फिर उसमें आगे लिखा रखा उन्होंने ट्रांसजेनिक मॉलिक्यूलर मार्कर एंड देयर एप्लीकेशंस। तो आपको मॉलिक्यूलर मार्कर पढ़ने पड़ेंगे उनके एप्लीकेशंस के साथ। हाँ, तो लेकिन उसमें एक दो जैसे डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी थोड़ी पढ़ी तुमने, तो वो उसी के साथ आएंगे, वो प्लांट डीएनए, तो वो हमारी सर ही पढ़ाएंगे उसको। मैं भी उनको बता दूंगा कि उनको शायद उसके सिलेबस के बारे में आइडिया नहीं था, अभी उस सर से पूछ के अपन बता देंगे, हरीश सर पढ़ा देंगे। चलिए ट्रांसपिरेशन में चलते हैं। ट्रांसपिरेशन में लिखेंगे आप वाटर लॉस फ्रॉम aerial part of plant as a vapor. Water loss from aerial part of plant as a vapor. Water loss from aerial part of plant as a vapor. तो वेपर की फॉर्म में एरियल पार्ट से वाटर का लॉस होना है, इस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। इसका मतलब है कि रूट है ना, ट्रांसपिरेशन नहीं करती क्योंकि वो एरियल पार्ट नहीं है। तो नीचे लिखो ट्रांसपिरेशन एब्सेंट इन रूट, ट्रांसपिरेशन एब्सेंट इन रूट, ट्रांसपिरेशन एब्सेंट इन रूट, ट्रांसपिरेशन नहीं होती रूट्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट। प्लांट लॉस 99% of plant loss 99% of absorb water. Plant loss 99% of absorb water. ठीक है, तो प्लांट जितना भी वाटर अब्सॉर्ब करता है उसका 99% लॉस कर देता है, तो प्लांट लॉस इट्स 99% अब्सॉर्ब वाटर। नेक्स्ट पॉइंट। इसलिए ना एक साइंटिस्ट थे कर्टिस, उनका एक स्टेटमेंट है कि ट्रांसपिरेशन इज असेंशियल इविल, कि जरूरी भी है और बुरा भी है। तो लिख लो, अकॉर्डिंग टू कर्टिस ट्रांसपिरेशन इज essential evil. हेलो, कौन? यस, अच्छा मैं कॉल करता हूं आपको एक बार फ्री होने के बाद वापस। ठीक है। ओके, तो ट्रांसपिरेशन इज एसेंशियल एविल, ये किसने कहा था? कर्टिस ने। एक साइंटिस्ट और थे स्टीवर्ट, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था। स्टीवर्ट ने कहा था ट्रांसपिरेशन इज अनअवॉइडेबल प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, अनअवॉइडेबल प्रोसेस। स्टीवर्ट ने कहा था ट्रांसपिरेशन इज अनअवॉइडेबल प्रोसेस, जिसको आप अवॉइड नहीं करोगे, अनअवॉइडेबल प्रोसेस। ज्यादातर वो कर्टिस वाला आता है, स्टीवर्ट वाला कम ही आता है। तो असेंशियल क्यों है? क्योंकि आपको पता है वाटर अब्जॉर्प्शन या ट्रांसपोर्ट जो हो रहा था वो सब इसी वजह से हो रहा था। अगर ट्रांसपिरेशन प्लांट बंद कर देना तो वाटर ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा प्लांट के अंदर, क्योंकि कल मैंने बताया था वाटर को ऊपर लेके जाने में सबसे बड़ा रोल था ट्रांसपिरेशन का।
लेकिन हो क्या रहा है कि जितना वाटर जा रहा है उसमें से 99 तो खर्च ही हो जाता है। जरूरी भी है और बुरा भी है, इसलिए क्या बोला, असेंशियल या अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप अवॉइड नहीं कर सकते प्रोसेस को, और जरूरी भी है। ठीक है, ये स्टीवर्ट ने कहा था। अनअवॉइडेबल पूरा लिखो तो इस तरह से लिखना, अनअवॉइडेबल प्रोसेस। ओके, इसमें और लिखो, मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन किस में होता है, मीसोफाइट में। मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन मीसोफाइट में होता है। मैक्सिमम होता है मीसोफाइट में, जो हमारे आसपास वाले प्लांट्स है। तो ट्रांसपिरेशन जरूरी है, बुरा है, इसलिए कहा एसेंशियल लेवल या अनअवॉइडेबल प्रोसेस, ये स्टीवर्ट ने कहा था। और हम बोल रहे हैं कि मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन किसके अंदर होता है, मीसोफाइट में। सबसे कम होता है सक्सिलेंट जीरोफाइट में। सक्सिलेंट जीरोफाइट, सक्सिलेंट जीरोफाइट। सक्सिलेंट जीरोफाइट किनको बोलते हैं हम, केम प्लांट्स, जो हमने एग्जाम्पल लिखा था। सक्सिलेंट जीरोफाइट का मतलब होता है केम प्लांट, क्योंकि ये अपने दिन में स्टोमेटा बंद कर देते हैं। जब दिन में स्टोमेटा बंद कर देते हैं तो इनके अंदर ट्रांसपिरेशन होता ही नहीं दिन में, रात को होता है बहुत कम। तो सक्सिलेंट जीरोफाइट, मिनिमम ट्रांसपिरेशन फाउंड इन सक्सिलेंट जीरोफाइट, मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन फाउंड इन मीसोफाइट। लेकिन जो एल्गी है या जो वाटर लॉक्ड प्लांट है, वाटर लॉक्ड मतलब जो पानी में डूबे हुए हैं, इमर्ज्ड प्लांट, उनके अंदर ट्रांसपिरेशन नहीं होता। तो आप लिख लो, ट्रांसपिरेशन एब्सेंट इन एल्गी एंड वाटर लॉक्ड प्लांट, एल्गी एंड वाटर लॉक्ड प्लांट, ट्रांसपिरेशन एब्सेंट इन एल्गी एंड वाटर लॉक्ड प्लांट, वाटर लॉक्ड प्लांट, वाटर। ठीक है, ट्रांसपिरेशन को मेजर करना है तो पोटोमीटर, देखो, मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन बाय पोटोमीटर, पीओटीओ, नॉट फोटो। देखो एक पीएचओटीओ होता है, वो तो लाइट इंटेंसिटी के लिए आता है, ये होता है पोटोमीटर, पीओटीओ। पोटोमीटर ट्रांसपिरेशन रेट को मेजर करता है, तो ट्रांसपिरेशन रेट मेजर्ड बाय पोटोमीटर, पीओटीओ। 2-3 मीटर हमने पढ़ा है, जैसे ऑक्सीनोमीटर किसके लिए आता है, ऑक्सीनोमीटर प्लांट ग्रोथ को मेजर करने के लिए है ना, मेनोमीटर रूट प्रेशर के लिए, और पोरोमीटर वो लीफ पर स्टोमेटा का एरिया उसके लिए। ये कुछ मीटर है जो फेमस होते हैं, जो अपन को याद होना चाहिए। ठीक है, यहां तो हमें याद रखना है पोटोमीटर, पीओटीओ, राइट। नीचे लिखो टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन, टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन, टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन। उसमें सबसे ज्यादा जो ट्रांसपिरेशन होता है स्टोमेटल, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। और स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जो होता है ना, वो टोटल का कितना होता है, ऑलमोस्ट 90% होता है टोटल ट्रांसपिरेशन का। और आपको ये भी बताना, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन मेनली कहां से होता है, लीफ। एक होता है क्यूटिकुलर, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकल से जो होता है, क्यूटिकल मतलब प्लांट सरफेस, और ये टोटल का होता है 9% अप्रोक्स। और ये भी मेनली लीफ से होता है, कुछ ग्रीन स्टेम में भी होता है, ग्रीन स्टेम और लीफ। और एक होता है लेंटिकुलर, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, मतलब लेंटिकल्स से होता है, और ये होता है टोटल का ओनली 1%। ये होता है वुडी स्टेम के अंदर, वुडी स्टेम से 1% ट्रांसपिरेशन होता है, जो लेंटिकल्स के थ्रू होता है। तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन एंड लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। 90% स्टोमेटल होता है, 9% क्यूटिकुलर होता है, और 1% लेंटिकुलर होता है। लीफ एंड ग्रीन स्टेम एंड वुडी स्टेम। बहुत सारे ऐसे केमिकल भी जो ट्रांसपिरेशन कम करते हैं, उनको हम बोलते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट, एंटी ट्रांसपेरेंट। और एंटी ट्रांसपेरेंट में कौन आता है, इसमें आता है पीएमए, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, फिनाइल मर्क्यूरिक
एसीटेट, इसके अंदर आता है ऑक्सीथाइलिन, ये केमिकल है सब, ऑक्सीथाइलिन। इसमें आता है सिलिकॉन ऑयल, इसमें आता है एबीए, एब्सिसिक एसिड। ये सब एंटी ट्रांसपेरेंट है, एंटी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपिरेशन को कम करने वाले, एंटी ट्रांसपेरेंट। पीएमए, ऑक्सीथाइलिन, सिलिकॉन ऑयल और एबीए, एंटी ट्रांसपेरेंट। एंटी ट्रांसपेरेंट मतलब जो ट्रांसपिरेशन के अगेंस्ट हो। इनको स्प्रे करके हम ट्रांसपिरेशन कंट्रोल कर सकते हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट। ओके, फिर अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ ट्रांसपिरेशन, अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ ट्रांसपिरेशन। उसमें टेम्परेचर, टेम्परेचर यहां अपन लिख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सेम इफेक्ट है दोनों का। आपको पता है लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ट्रांसपिरेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। ट्रांसपिरेशन लिख लीजिए, टेम्परेचर या इंटेंसिटी ऑफ लाइट से ट्रांसपिरेशन बढ़ता है, सीधा इफेक्ट है उसका। अगर आप एयर वेलोसिटी बढ़ा दोगे, एयर वेलोसिटी, तो एयर वेलोसिटी का क्या इफेक्ट होगा? एयर वेलोसिटी आते ही ट्रांसपिरेशन बढ़ता है, क्योंकि एयर वेलोसिटी से ड्राइनेस आती है, ड्राइनेस को कवर करने के लिए वाटर आएगा, वाटर आएगा तो फिर ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। हालांकि एक्सट्रीम अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो स्टोमेटा बंद भी हो सकते हैं, लेकिन एक्सट्रीम वाली कंडीशन अलग है। अगर मैं एयर प्रेशर की बात करूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ गया, एयर प्रेशर बढ़ गया, तो आपको पता है एयर प्रेशर बढ़ने से स्टोमेटा क्लोज भी हो सकते हैं। दूसरी चीज, एयर प्रेशर बढ़ने से वेलोसिटी कम हो जाती है एयर की, तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। तो याद रखना ट्रांसपिरेशन के अगेंस्ट है ये दोनों चीजें। प्रेशर ट्रांसपिरेशन को कम करता है, वेलोसिटी को कम करके और स्टोमेटा को क्लोज करके। फोर्थ, एयर के अंदर अगर मॉइस्चर बढ़ा दूंगा, एयर मॉइस्चर बढ़ने से क्या होगा? ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, तो इसका भी इनवर्स इफेक्ट है, लिख लीजिए आप। टेम्परेचर और इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसपिरेशन को बढ़ाती है, एयर वेलोसिटी से ट्रांसपिरेशन बढ़ता है, एयर प्रेशर से ट्रांसपिरेशन कम होता है, एयर मॉइस्चर से ट्रांसपिरेशन कम होता है। चले, तो ये सब फैक्टर है जो इफेक्ट कर सकते हैं ट्रांसपिरेशन को, कुछ बढ़ा सकते हैं, कुछ कम कर सकते हैं। और ये सब केमिकल थे जो ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए हम यूज करते हैं, उनको बोलते हैं एंटी ट्रांसपिरेंट। और ये 3 टाइप का ट्रांसपिरेशन था। कौन से प्लांट ट्रांसपिरेशन नहीं करते, कौन से ज्यादा करते हैं, कौन से कम करते हैं, 2 साइंटिस्ट उनके लिए क्या कहा, ट्रांसपिरेशन एग्जैक्टली है क्या, और मेजरमेंट कैसे करते हैं। ये पूरा ट्रांसपिरेशन का हो गया। ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक और है, स्टोमेटा। स्टोमेटा, स्टोमेटा के बेसिस पे लीफ को डिवाइड किया हुआ है। जैसे एपिस्टोमेटल लीफ किसको बोलते हैं, या हाइपोस्टोमेटल किसको बोलते हैं, या एम्पिस्टोमेटल किसको बोलते हैं? ठीक है, और एक होता है एस्टोमेटिक, एस्टोमेटिक लीफ। एपिस्टोमेटल इसको बोलते हैं कि स्टोमेटा, स्टोमेटा फाउंड ऑन अपर सरफेस, ओनली अपर सरफेस। तो किसी लीफ पर केवल अपर सरफेस पे ही होते हैं। हाइपो किसको बोलते हैं? फाउंड ऑन लोअर सरफेस, मेनली लोअर सरफेस पे ही होते हैं। और फाउंड ऑन बोथ सरफेस, दोनों सरफेस पे इक्वल नंबर में होंगे, ये एमपी। और जहां स्टोमेटा होते ही नहीं है, स्टोमेटा एब्सेंट, तो ये टाइप ऑफ लीफ है, ध्यान रखना। ये 4 टाइप की लीफ होती है स्टोमेटा के बेसिस पर, लिख लीजिए आप। एपिस्टोमेटल,
हाइपोस्टोमेटल, एम्पिस्टोमेटल और एस्टोमेटिक या एस्टोमेटल लीफ। एपिस्टोमेटल किसको कहेंगे? अच्छा पहले लिख लो फिर एग्जाम्पल लिखा दूं, ठीक है। लिख लिए? केवल लड़ रहे हो आपस में? वेरी गुड। एपी में लिख लेना, किसमें होता है जो केवल अपर सरफेस में मिले? फ्लोटिंग लीव्स, जो तैरने वाली लीव्स होती है ना ऊपर सरफेस पे, उन पे तो एग्जांपल लिख लो फ्लोटिंग लीव्स, फ्लोटिंग लीव्स। और सेकंड वाला कौन है? हाइपो। हाइपो में है डाइकोट लीव्स, हाइपो में डाइकोट लीव्स, डाइकोट लीव्स। और एमपी मोनोकोट लीव्स, मोनोकोट लीव्स, मोनोकोट लीव्स। और एस्टोमेटिक में लिख लो ये वाटर लॉक्ड प्लांट, पानी में डूबे प्लांट, वाटर लॉक्ड प्लांट, वाटर लॉक्ड प्लांट, ठीक है। प्रॉपर सरफेस से फ्लोटिंग, हाइपो में डाइकोट, ये मोनोकोट, और ये अपन लिखेंगे वाटर लॉक्ड प्लांट, उनके अंदर ये मिलते हैं। एक आपने वर्ड लिखा था वो ओपनिंग के बेसिस पे था, वो स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, जो कब खुलते हैं? नाइट के टाइम। वो चलो अलग डिवाइडेशन है, वो बाद में देखेंगे अपन। अभी ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए मैकेनिज्म पढ़ेंगे, लेकिन पहले स्टोमेटा को देख लेते हैं। स्टोमेटा जब आप देखेंगे तो वो कवर्ड होता है दो बीन शेप सेल्स से, जिनको बोलते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स के चारों तरफ होती है हेल्पिंग सेल्स बहुत सारी, जिनको सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं हम। देखो ये सेल्स है ना स्पेसिफिक है, क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, बाकी एपिडर्मल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। तो पहले सुन लीजिए फिर आराम से नोट कर लेना। इन सेल को हम बोलेंगे गार्ड सेल्स। गार्ड सेल, गार्ड सेल क्या करती है? तो ये रेगुलेट करेगी, रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। दूसरा ये किस शेप में होती है? तो ये बीन शेप होती है, बीन शेप। लेकिन एक्सेप्शनली ग्रेवेनी में ध्यान रखना, एक्सेप्शनली डंबल शेप मिलती है किसमें? इन ग्रेमिनी, ग्रेमिनी के अंदर डंबल शेप होती है, और अदरवाइज तो नॉर्मली इसका शेप क्या होता है? बीन। और यही रेगुलेट करती है स्टोमेटा के ओपनिंग क्लोज होने को। इट इज डिफरेंट, इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल, दूसरे एपिडर्मल सेल से अलग है ये, बिकॉज इट हैव क्लोरोप्लास्ट। बाकी किसी के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता एपिडर्मिस सेल में, लेकिन ये ऐसे एपिडर्मल सेल है जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। और ये आसपास सेल्स को हम क्या बोलते हैं? सब्सिडरी सेल्स। ये सब्सिडरी सेल्स है, हेल्पफुल सेल्स होती है बस। और ये बीच में जो है इसको बोलते हैं स्टोमेटा। तो ये डायग्राम बना लो, काम आ जाए कभी, ठीक है। क्वेश्चंस तो कम ही आते हैं पर काम आ जाए, ध्यान रखना।
एक्सेल सीट अपलोड करा दूंगा, अभी नहीं मिली क्या प्लांट फिजियो की एक्सेल सीट? टेस्ट में क्या आएगा? अच्छा संडे को टेस्ट है, बायोमोलिक्यूल और प्लांट फिजियो है ना, एक बार रीड आउट कर लेना वापस पूरा। प्लांट फिजियो में यही चैप्टर दूं क्या लास्ट वाला? मेजर है क्या? तो दोनों आएंगे फिर तो, बायोमोलिक्यूल और प्लांट फिजियो पूरी पढ़ लेना। क्वेश्चन 10 ही है पर ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ग्रेमिनी में डंबल शेप होता है, अदरवाइज नॉर्मली शेप पूछे तो क्या है? बीन शेप। और स्टोमेटा ओपन होंगे या क्लोज होंगे गार्ड सेल पे डिपेंड करता है, और गार्ड सेल बाकी सेल से अलग है क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट है। गार्ड सेल के आसपास जो सेल्स होती है उनको हेल्पिंग सेल्स या सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं, राइट। और गार्ड सेल के अंदर होता है स्टोमेटा। अब ओपनिंग क्लोजिंग तो ऐसा है, देखो कि ये गार्ड सेल है, अगर मैं गार्ड सेल के अंदर H2O एंटर करे तो H2O के एंटर से एक प्रेशर बढ़ जाता है, कौन? टीपी। जब टीपी बढ़ता है ना तो ये सेल्स कुछ इस तरह की शेप में चली जाती है, इसको हम बोलते हैं कि क्या हो गए? ओपन। इसका मतलब इसके अंदर जब H2O जाएगा तब ये इस कंडीशन में आएगा। और अगर मैं H2O बाहर निकाल दूं, H2O कम आउट या एग्जिट, अगर एग्जिट होता है तो टीपी क्या होता है? डिक्रीज, तो ये इस तरह क्लोज हो जाता है। तो ये तो मैं अपने समझ में आ रहा है कि देखिए गार्ड सेल में जब वाटर जाएगा तो ओपन होगा और वाटर बाहर आएगा तो क्लोज हो जाएगा, लेकिन अंदर बाहर क्यों जा रहा है ये बात की बात है, उसको अपन बाद में पढ़ेंगे। ये पूरा अपन, ये तो शॉर्ट में आप कहीं बना लो छोटा सा, ताकि थोड़ा सा आइडिया रहे, क्योंकि इसके तो प्रोसेस पढ़ेंगे अपन कि अगर गार्ड सेल के अंदर H2O जा रहा है तो टीपी इंक्रीज होगा, टीपी इंक्रीज होगा तो स्टोमेटा खुल जाएंगे। बना लो उसको, तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों होता है, पर हल्का सा बन जाए तो ठीक है, वो तो डिटेल में पढ़ना है अपन को, स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म। तो चले आगे, ठीक है। तो आपने टाइप ऑफ लीव्स पढ़ी थी स्टोमेटा के बेसिस पर, अब अपन पढ़ेंगे टाइप ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग के बेसिस पर पढ़ेंगे टाइप ऑफ स्टोमेटा। टाइप में देखो, एक तो है अल्फा अल्फा स्टोमेटा, जिसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा अल्फा स्टोमेटा। एक होते हैं बार्ले स्टोमेटा, एक होता है जिसको बोलते हैं अल्फा अल्फा स्टोमेटा, बार्ले स्टोमेटा, और एक होता है स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, और एक होता है पटेटो, पटेटो टाइप स्टोमेटा। ये 4 टाइप के हैं, ये ओपनिंग के बेसिस पर है सब। जैसे अल्फा, जैसे यहां से स्टार्ट होता है, बार्ले का क्या होता है? ओपन फॉर फ्यू आवर्स इन डे, दिन में कुछ टाइम के लिए ओपन होगा, फ्यू आवर्स के लिए, ये बार्ले में होता है। जैसे आप लिख सकते हैं वीट, मेज, बार्ले, इनके अंदर क्या होता है कि दिन में स्टोमेटा ओपन होता है और कुछ टाइम के लिए बस, इसको हम बोलते हैं बार्ले। अल्फा अल्फा होता है ओपन डे टाइम, ओपन एट डे, क्लोज इन नाइट, तो रात को बंद होंगे, दिन में ओपन हो जाएंगे, ये है अल्फा अल्फा। इसमें एग्जांपल है जैसे मस्टर्ड है ना, और रेडिश है, एटसेट्रा। और स्कोटो एक्टा आप उल्टा है, जैसे ओपन एट नाइट, क्लोज इन डे। ये किन में मिलता है? तो आपको पता है सक्सेलेंट जीरोफाइट में। सक्सेलेंट जीरोफाइट मतलब केम प्लांट्स। पोटैटो का क्या होता है? ये दिन और रात सब ओपन होता है, तो ओपन ऑल टाइम।
डे और नाइट, जैसे पोटैटो, कुकुरबिटा, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं पोटैटो, कुकुरबिटा, ट्यूलिप, ट्यूलिप इनके अंदर। तो ये चारों टाइप भी आप नोट कर लीजिए। अल्फा अल्फा दिन में खुलते हैं, रात को बंद होते हैं। बार्ले में दिन में कुछ टाइम के लिए खुलते हैं, स्कोटो एक्टिव, रात को बंद होते हैं। और पोटैटो वाले में ऑल टाइम, लाइक पोटैटो, कुकुरबिटा, ट्यूलिप, इनमें हमेशा खुले रहते हैं। हो गया ये? ठीक है, हेडिंग डालो। मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रोमेटा। मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रोमेटा, स्ट्रोमेटा का जो मैकेनिज्म है वो कैसे होता है? मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रोमेटा, मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रोमेटा। और मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए जो पहला थ्योरीज थी होती स्टार्च, शुगर, कन्वर्ट, हाइपोथेसिस, कन्वर्ट थ्योरी। और ये हाइपोथेसिस, ये थ्योरी दिया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है साइरे, साइरे एंड लियोड। लियोड, पर लियोड उतना फेमस नहीं जितना साइरे। तो ये साइरे और लियोड ने दिया था, और साइरे ज्यादा वेल नोन साइंटिस्ट है इस हाइपोथेसिस के लिए। लियोड, इसमें वाई लिखना ना, लियोड में आई नहीं, वाई, लियोड, LEYOD, लियोड। और साइरे में नहीं याद रखना। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि देखिए डे टाइम में क्या होता है कि डे टाइम के अंदर पीएच जो है वो ज्यादा होती है,
कंपेयर टू नाइट। तो पीएच ज्यादा होने की वजह से एक एंजाइम रिलीज होता है फॉस्फोराइलेज। पहले सुन लीजिए फिर नोट कर लेना आप। फॉस्फोराइलेज एंजाइम आता है और ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है इन ग्लूकोज 5-फॉस्फेट। और ये ग्लूकोज 5-फॉस्फेट क्या करता है, ये डिसॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से गार्ड सेल का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। और जब कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो आपको पता है वाटर एंटर करेगा गार्ड सेल में, तो क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस होगा। एंडोऑस्मोसिस मतलब वाटर अंदर चला गया। अगर वाटर अंदर जाएगा तो क्या इंक्रीज होगा, टीपी। और टीपी इंक्रीज होते हैं, स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन। तो स्टोमेटा दिन में ओपन होते हैं, इसलिए ये इन्होंने कहा ऐसा। और इन्होंने कहा कि जब नाइट होती है, नाइट में पीएच प्लांट की डाउन होती है, पीएच डाउन होते ही एबीए आता है, और एबीए की वजह से इस पूरे प्रोसेस को अगेंस्ट चलना पड़ता है। मतलब ग्लूकोज 5-फॉस्फेट अगेन कन्वर्ट इन स्टार्च। अगर सोचो ये स्टार्च में कन्वर्ट होगा तो ऑपोजिट हो जाएगा पूरा, और ये स्टार्च में कन्वर्ट होते स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज। ऐसा इन्होंने कहा, फिर ये बाद में गलत प्रूव हुआ। मतलब ये कोई ऑथेंटिक थ्योरी नहीं है, पर इनका काफी अच्छा रोल है इसमें। एक साइंटिस्ट है स्टीवर्ट, एक लाइन सुन लेना। अकॉर्डिंग टू स्टीवर्ट, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट ऑब्लिक ग्लूकोज लीड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। मतलब उन्होंने ना इसमें थोड़ा सा चेंज किया। इन्होंने कहा कि ग्लूकोज 5-फॉस्फेट नहीं, उसकी जगह कौन होता है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ये नहीं हो तो ग्लूकोज भी लिख सकते हो। उन्होंने ग्लूकोज 5 की जगह ग्लूकोज 6 को माना था, लेकिन बाद में पता चला सभी गलत है। तो कम चांस है आने के, पर एक बार नोट जरूर कर लो आप इसको। ये हाइपोथेसिस कंप्लीटली रॉन्ग है, गलत है ये हाइपोथेसिस। लेकिन ठीक है, कभी कोई साइंटिस्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, इसलिए ठीक है, लिख लीजिए आप। तो स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होता है, ये साइरे और लियोड ने दिया था। दिन में पीएच ज्यादा होती है इसलिए ये ओपन हो जाते हैं, रात को पीएच कम होती है तो इसका ऑपोजिट हो जाता है। और दिन में पीएच क्यों ज्यादा होता है कि प्लांट का CO2 बाहर निकल जाता है, इसलिए उनका पीएच ज्यादा हो जाता है, अल्कलाइन कंडीशन आ जाती है। नाइट में प्लांट CO2 प्रोड्यूस करता है, वो CO2 की वजह से एसिडिक नेचर आ जाता है, पीएच लो हो जाता है। स्टार्च इनसॉल्युबल होता है, वो शुगर में कन्वर्ट होता है तो वो सॉल्युबल हो जाती है, रात में वापस इनसॉल्युबल फॉर्म में चला जाता है, इसलिए वो इफेक्ट हो जाता है उसका। स्टार्च
देखो ये लिखा हुआ है, इसको ना ग्लूकोज 1 फॉस्फेट करना, इसको 5 नहीं 1 करो, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, यहां भी 1 करना, ठीक है। तो ये तो इन्होंने कहा था कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, लेकिन स्टीवर्ट ने इसमें चेंजेस किया। इन्होंने कहा कि देखिए ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है ना वो सफिशिएंट नहीं है, वो आगे भी कन्वर्ट होता है। तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रेस्पॉन्सिबल है न, ठीक है। सो ये नई थ्योरी है, सेकंड K प्लस H प्लस थ्योरी वाज गिवन बाय लेविट, डबल टी है लास्ट में। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल या मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी। तो लिखो यूनिवर्सल और मोस्ट एक्सेप्टेबल। तो यूनिवर्सल थ्योरी या मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी बोलते हैं इसको। सबने एक्सेप्ट किया, यूनिवर्सल बन गया, क्योंकि सब इसका अभी तक किसी ने डिक्लाइन नहीं किया, इसको गलत प्रूव नहीं किया इसको। तो ये सबसे फेमस थ्योरी है जो स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग को एक्सप्लेन करता है। पहली लाइन इन्होंने कहा कि ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा या क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एक्टिव प्रोसेस है। तो लिखो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज अ एक्टिव प्रोसेस। ओपनिंग and closing of stomata is an active process, that regulated by potassium ion। आप एग्रीकल्चर में भी पढ़ते हैं कि स्टोमेटा का ओपनिंग या क्लोज होना पोटेशियम आयन पे डिपेंड होता है। तो आपने लिखा है कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज एक्टिव प्रोसेस दैट रेगुलेटेड बाय पोटेशियम आयन K+, दैट रेगुलेटेड बाय K+। अब होता क्या है देखिए, पूरा प्रोसेस गार्ड सेल में चलता है। ऐसे समझिए कि ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल के अंदर मैलिक एसिड बनता है, मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड ब्रेक होता है क्योंकि पीएच ज्यादा होती है, इस वजह से डे टाइम में ये ब्रेक होता है मैलेट NH+ में। ठीक है, ये H+ गार्ड सेल से बाहर जाएगा और इसकी जगह पर बदले में एक ये H+ बाहर जाएगा और इसकी जगह बदले में अंदर आएगा K+। ये एक पंप की वजह से होता है, इस पंप को बोलते हैं हम K+H+ पंप। और ये पंप में जो है वो ATP खर्च होते हैं, तो ATP रिक्वायर्ड होते हैं, इसलिए एक्टिव प्रोसेस। जब K+ अंदर आ गया तो K+ इससे रिएक्ट करता है और ये दोनों मिलकर बना लेते हैं पोटेशियम मैलेट कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स
डिसॉल्व है, इसलिए यहां पर कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज। कंसंट्रेशन इंक्रीज होते वाटर अंदर आने लगता है H2, मतलब क्या होगा, एंडो ऑस्मोसिस। और आपको तो एंडोस्मोसिस होता है तो क्या इंक्रीज हो जाता है, टीपी। टीपी इंक्रीज हो जाएगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, राइट। लेकिन जब नाइट होती है, ड्यूरिंग नाइट, तो प्लांट में CO2 स्टोर होने लगती है, जिसकी वजह से पीएच क्या होता है, कम। दिन में तो क्या होता है कि CO2 यूज आ जाती है फोटोसिंथेसिस में, इससे प्लांट का पीएच ज्यादा होता है। लेकिन रात को पीएच प्लांट के अंदर इकट्ठी होगी, इवन बाहर भी आएगी, तो पीएच CO2 के इकट्ठे होने से पीएच रिड्यूस होती है। पीएच रिड्यूस होते कौन आएगा, एबीए। और एबीए की वजह से क्या होता है, ये वाला पंप ऑपोजिट चलता है। एबीए की वजह से अंदर कौन जाएगा, H+ और बाहर कौन आएगा, K+, ऑपोजिट चलता है। अगर H+ अंदर जाएगा और K+ बाहर आएगा तो वापस क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक होगा, इसका K+ बाहर चला जाएगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस होगा, टीपी डिक्रीज होगा और स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज। तो जब K+ बाहर आएगा, K+ के बाहर आने से क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। मैं यही लिख देता हूं, स्टोमेटा क्लोज। तो बहुत सिंपली अगर हम समझे, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, अगर मैं बहुत सिंपली इसको समझे तो इस तरह है कि ये गार्ड सेल है। अगर आप K+ का इनफ्लक्स कर रहे हो तो स्टोमेटा क्या होंगे, ओपन। और अगर आप K+ को बाहर लेके जा रहे हो, ई फ्लक्स कर रहे हो, तो स्टोमेटा क्या होंगे, क्लोज। बहुत सिंपली तो ऐसा है, लेकिन एक्चुअल में इस तरह का होता है कि दिन में मैलिक एसिड ब्रेक होता है, H+ बाहर चला जाता है, के अंदर आ जाता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है, कंसंट्रेशन बढ़ती है और ये पूरा प्रोसेस होता है। रात को एबीए की वजह से ऑपोजिट चलता है, ऑपोजिट चलता है तो क्लोज हो जाता है। ऐसा ये बड़े लेवल पे, अगर छोटे लेवल पे सिंपली समझना चाहे तो ये है। लिख लीजिए आप, पहले इसको बना लीजिए फिर वो भी बना लेना। मैलिक एसिड की जगह पायरुवेट भी हो सकता है। जैसे C4 की बात कर रहे हो तो आप मैलिक एसिड की बात कर रहे हो, लेकिन अगर C3 की बात करोगे तो वहां पायरुविक एसिड होगा, वो पायरुवेट में ब्रेक होगा, वहां भी H+ बन जाएगा। मैकेनिज्म यही रहेगी, बस मैलिक एसिड की जगह पायरुवेट एसिड आ जाएगा, पर जो ओपनिंग और क्लोजिंग होगी वो पोटेशियम ही डिसाइड करेगा। ये भी आप बना लीजिए। ये एक्टिव है, इससे क्लोज होते टाइम भी एनर्जी खर्च होगा और ओपन होते टाइम भी एनर्जी खर्च होगा, दोनों पंप एक्टिव है।
ओके, तो ये स्टोमेटा से रिलेटेड कहानी है पूरी। एक छोटा सा 2 लाइन की लैंग्वेज का एक टॉपिक है इम्बाइबिशन, उसको भी मैं लिखवा देता हूं। इम्बाइबिशन, डायग्राम पूरा हो जाए उसके बाद एक छोटी सी लाइन लिखना, एक वर्ड है जिसका मतलब पूछ लिया जाता है विथ एग्जाम्पल, इम्बाइबिशन। चले इम्बाइबिशन पे, लिखो। अब एड्जॉर्प्शन ऑफ, देखो यहां 2 वर्ड है, यहां मैं एड्जॉर्प्शन बोल रहा हूं। सर एड्जॉर्प्शन क्या होता है? तो आंसर है कि जब कोई सरफेस पर अब्सॉर्ब करता है ना तो उसको एड्जॉर्प्शन बोल देते हैं। तो ये इम्बाइबिशन एड्जॉर्प्शन से रिलेटेड है, तो लिखो एड्जॉर्प्शन ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड adsorption of liquid by any solid colloidal material. Adsorption of liquid by any solid colloidal material. Any solid colloidal material. एग्जाम्पल लिख लो, water absorption by seed, water absorption by seed during germination, second example, water absorption by wood, आपने देखा होगा बारिश में विंडो और गेट जो होते हैं वो बड़े टाइट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनकी सरफेस पर वाटर डिपॉजिट हो जाता है तो उसकी साइज बढ़ जाती है थोड़ी सी। तो कोई भी सॉलिड जो अब्सॉर्ब कर रहा है उसको हम इम्बाइबिशन बोलते हैं। ठीक है, ये आपका प्लांट फिजियो का टॉपिक हुआ खत्म। कल से बायोटेक स्टार्ट हो जाएगी तुम्हारी, मेरी क्लास में, सर की।